Rub your palms, place it on your closed eyes. Complete darkness is there. In this darkness, you open your eyes, give a light massage to your eyeballs, and let the light in very slowly. So we are here to learn a little bit of Chinese wisdom. क्यों सीखने का? TCM जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड में 5 एलिमेंट मेथड नहीं आ रहा है. याद रखिए, TCM माने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन. जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है उसमें 5 एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया गया है. मेरा कहना है कि 5 एलिमेंट मतलब 5 फेज की ची के माध्यम से, और जो पार्क साहब ने, प्रोफेसर पार्क ने, सुजोक वाले ने जो रीजनल डायग्नोसिस और रीजनल ट्रीटमेंट की बात की थी, उसकी सहायता लेकर के वी कैन ट्रीट एवरीथिंग थ्रू 5 एलिमेंट्स ओनली. आप में से किसी ने आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर किया है, एक्यूप्रेशर किया है? नो सर. हाँ सर. आपने किया. तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में देखो केतन भाई कि वहां जो 10 कारण द्रव्य है 0 से 9, उसी में सारा काम हो जाता है ना. हाँ सर. कोई फ्रंट शू पॉइंट, बैक शू पॉइंट, सोर्स पॉइंट, ये पॉइंट, वो पॉइंट लेना पड़ता है क्या? नहीं. नहीं लेना पड़ता. इसी तरह चाइनीज में भी एलिमेंट्स को हम यूज करें. वहां पर एलिमेंट्स को उन्होंने 10 भागों में बांटा, 5 फिजिकल और 5 मेटाफिजिकल. यहां पर हम क्या कर रहे हैं? 5 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस वी आर taking, right? And there are 2 categories. One of them is transitional, एक ट्रांजिशनल है, और 2 यांग है और 2 यिन है. नहीं? और हर मेरिडियन में 6 पॉइंट ले रहे हैं हम. कितने पॉइंट्स ले रहे हैं? 6 पॉइंट्स. नाउ these 6 points only can cure and treat any kind of disorder. किसी भी तरह के डिसऑर्डर को ट्रीट किया जा सकता है, जैसे हम लोग 10 ओरिजिन में करते हैं. उसका कारण दोनों की कॉमनैलिटी क्या है? कॉमनैलिटी ये है कि चाइनीज ने जितने भी प्रकार के डिसऑर्डर, जितने भी प्रकार की चीजें चेंज होते हुए देखी, उन सबको उन्होंने रिप्रेजेंट किया. 2 कैटेगरीज में बांटा उन्होंने, और 2 कैटेगरीज में बांट के उन्होंने ट्राइग्राम्स बनाए. एक सॉलिड लाइन है, एक ब्रोकन लाइन है. सॉलिड लाइन को उन्होंने कहा यांग, ब्रोकन लाइन को कहा उन्होंने यिन. तो 2 हिस्से कर दिए उन्होंने. जो भी प्रोसेस है यांग है, यिन है. यांग माने सॉलिड लाइन, यिन माने ब्रोकन लाइन. फिर इनकी कॉम्बिनेशन करी उन्होंने. यांग के साथ यिन और यांग दोनों जोड़ा, मतलब 2 सॉलिड लाइन और एक सॉलिड, एक ब्रोकन लाइन. तो दोनों सॉलिड लाइन माने प्योर यांग, एक सॉलिड एक ब्रोकन. और उसमें भी फिर उन्होंने जो ब्रोकन लाइन था उसमें एक यांग जोड़ा, एक यिन जोड़ा. 2 ब्रोकन लाइन हो गई और एक ब्रोकन, एक सॉलिड हो गई. उसके बाद फिर उन्होंने एक जोड़ा, तो ट्राइग्राम्स हो गई. कितनी ट्राइग्राम्स हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी, क्योंकि सब में एक ब्रोकन, एक, तो 4 थी. हर में 2, एक यिन, एक यांग, एक यिन, एक यांग. इस प्रकार से 8 ट्राइग्राम्स होंगे. इन 8 ट्राइग्राम्स को फिर उन्होंने कहा इतना ही नहीं है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. क्या करें? उन्होंने इन ट्राइग्राम्स के कपल्स बनाए. उन कपल्स को उन्होंने कहा देयर आर 64 हेक्साग्राम्स, और उस विज्ञान का नाम दिया उन्होंने फेंग शुई.
चाइनीज फेंग शुई। और उन्होंने हेक्साग्राम्स के माध्यम से हर चीज को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। इसी तरह हमारे आयुर्वेद में उन्होंने कहा कि जितने प्रकार की बीमारियां हैं उन सब को हम क्या कर सकते हैं, 6 कैटेगरीज, 6 प्रकार के स्वाद है, टेस्ट। देयर आर 6 टेस्ट्स। डॉक्टर आनंद, यू नो 6 टेस्ट्स? यस सर। कौन कौन सा है सर? मधुर, अम्ल, लवण, कड़ु, तिक्त, कषाय। वेरी गुड, एक्सलेंट। सबको समझ में आया? मधुर, फिर लवण अम्ल और अम्ल। हाँ, ये तो 3 जो है ये खाने में ज्यादा और इसके औषधीय गुण कम है। और कटु, तिक्त, कषाय, ये 3 कम खाने में कम यूज होता है और इसकी औषधीय गुण ज्यादा होते हैं। इन 6 के परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके देयर आर 64 वैरायटीज ऑफ टेस्ट। और उन्होंने कहा कि अगर ये 64 प्रकार के टेस्ट, 64 प्रकार की चीजें हम बना लें, 64, उस 64 में सारे प्रकार के डिसऑर्डर्स ठीक हो सकते हैं। 64। और उसमें नियम रखे बहुत से, कब क्या होता है, प्रकृति में बाहर क्या हो रहा है, हमारे में क्या होना है। तो सिद्धांत आयुर्वेद का भी वही है जो एक्यूपंक्चर का है, क्या कि वी शुड बी इन हार्मनी विद द नेचर। अगर आप पहली याद करें हम लोगों की लेवल 1, उसमें हमने आपको बताया था कि नहीं, 2 ब्रांचेस हैं। एक में कहा सुखी होने के लिए, इन ऑर्डर टू बी हैप्पी यू हैव टू बी इन हार्मनी विद द नेचर। और दूसरा क्या कहा, दैट यू हैव टू बी इन हार्मनी विद द सोसाइटी। समाज के साथ आपको हार्मनी में रहना पड़ेगा। तो वो बन गया जिसको आप आज सोशलिज्म के नाम से जानते हैं, या जो कुछ भी उसके एटसेट्रा एटसेट्रा। और दूसरा लाइन उसमें से निकली एक्यूपंक्चर। ठीक है, इतनी बात जनरल हम लोगों ने समझी। अभी हम लोग देखना चाहते हैं कि चाइनीज ने और क्या देखा, क्योंकि अगर हम केवल 5 एलिमेंट को आइसोलेट करके देखेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि 5 एलिमेंट का जो कंसेप्ट आया वो भी चाइनीज विजडम से आया, वो भी चाइनीज विजडम से निकला। नहीं, फिर बाद में उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए, एक्सपैंड नहीं कर पाए, फर्दर उसमें नहीं काम कर पाए, इसलिए वो यूज नहीं हो रहा है। इसलिए थोड़ी सी हमको चाइनीज जो क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में जाननी पड़ेगी। तो अब जो हम लोग इस कोर्स के लिए आए हैं उसमें हम लोग चाइनीज ज्ञान क्या कहता है, कुछ एक चीजें तो हमने ये कहा कि देयर आर 10 थिंग्स दैट ए स्किल्ड थेरेपिस्ट मस्ट नो। आप सबके पास जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ची है, उसको खोलिए। पेज नंबर 1 पे हमने लिस्ट बनाई हुई है 10 चीजों की। ठीक है, दिख रही है सबको? ये 10 चीजें कौन कौन सी है? 5 तो हमारे एलिमेंट्स हैं, वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर, 5 ये हैं। और छठवां है ची। इन 5 से और ची से हम परिचित हो चुके हैं। साथ में हम लोग मेरिडियनोलॉजी भी जानते हैं। बाकी की 4 चीजें क्या है? लाइफ एसेंस, बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड एंड शन या साइक। समझ में आ रही है सबके? ये जो 4 चीजें हैं जिसको हम लोगों ने अभी तक ठीक से नहीं देखा है, इन क्लासों के माध्यम से हम इन 4 चीजों को देखेंगे। कितना देखेंगे? नॉट लाइक मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस जिस दृष्टिकोण से देखता है उस दृष्टिकोण से हम नहीं देखेंगे।
चाइनीज दृष्टिकोण से देखेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एक पैरेलल खींचने का प्रयास करेंगे कि मॉडर्न आज के युग में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो लॉजिकली हम कैसे सोच और समझ सकते हैं, सोच लिया समझ लिया तो हम उसको यूज भी कर पाएंगे, ठीक है, ठीक। इसके बाद एक इसका दूसरा भाग है, इस कोर्स में दो भाग है। एक भाग तो ये चार चीजों को हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे, दूसरे भाग में हम लोग समझेंगे कि ये जो ची अवेलेबल है इन एक्यूमुलेशन पॉइंट्स पर, 6 एक्यूमुलेशन पॉइंट्स पर ची अवेलेबल है, उसको अभी तक हम लोगों ने समझा है यिन यांग के टर्म्स में, वेवलेंथ्स की टर्म्स में, और हम लोगों ने एक स्टेटस दिया है। लेकिन अभी भी नहीं, जैसे मान लो कोई यांग है, यांग भी कई प्रकार का हो सकता है। यांग बल से आदमी नृत्य कर सकता है, डांस कर सकता है, वन कैन डांस, one can give lectures, one can wrestle, one can run, नहीं, यांग बहुत प्रकार से अपने को मैनिफेस्ट कर सकता है, और इसी प्रकार यिन भी बहुत से प्रकार से अपने को मैनिफेस्ट कर सकता है, नहीं। तो किस प्रकार से ये जो एक्यूमुलेशन पॉइंट्स पर जो ची मिल रही है 6 बिंदुओं पर, इनको हमने स्टेटस तो दे दिया, विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस एक्सेट्रा, लेकिन ये कैसे बिहेव करेंगे, इनकी क्वालिटी क्या है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोगों ने ओरिजिनल ची को समझा था। ओरिजिनल ची को हम लोगों ने किस रूप से देखा था, ओरिजिनल ची को हम लोगों ने किस रूप में देखा था, ओरिजिनल ची की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट इट सक्स इन व्हाटएवर इज अवेलेबल, इट विल सक इन। इसके अलावा भी बहुत से काम करता है ये, लेकिन ओरिजिनल ची का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो कि अभी तक लोगों ने नहीं बताया, किसी किताब में नहीं बताया, क्या बताया मैंने, इट सक्स व्हाटएवर इट विल गेट, इट विल सक इन। इसी प्रकार वुड पॉइंट पर जो ची है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है, उसकी क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। फायर पॉइंट पर जो एक्यूमुलेटेड ची है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अर्थ पॉइंट पर जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। माने क्वालिटी की विवेचना हम यिन यांग से और आगे जाकर बेहतर करेंगे। अगर हमें और आगे जाकर इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज, जैसे हम लोगों ने ओरिजिनल ची को पहले हम लोग इतना नहीं यूज करते थे, अब बहुत प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इट इन मेनी मेनी वेज, पहले मालूम ही नहीं था, अब क्लासेस करने के बाद आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसी प्रकार इन बिंदुओं को जो फेज पॉइंट्स हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट्स हैं, अभी तक हम जैसे यूज कर रहे थे, अब हम और विशेष प्रकार से इनको जानने के बाद यूज करेंगे। The second part of this course will be, we will be dealing with shoe points. चाइनीज ने इनको शू पॉइंट्स कहा और एक को कहा ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट्स। तो ट्रांसपोर्टिंग या शू पॉइंट्स, शू का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना। इसमें क्वालिटी के अनुसार तो वो लोग घबरा गए, दे कुड नॉट एक्सप्लेन। उन्होंने कहा, एक तरफ उन्होंने कहा था कि यिन मेरिडियंस में ची बॉटम से टॉप पे जाती है और यांग मेरिडियंस में टॉप से बॉटम पे आती है। फिर जब इन्होंने क्वालिटी वाइज कहना शुरू किया कि ची एक्यूमुलेटेड एट वुड पॉइंट डज दिस 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 दिस, फायर पॉइंट दिस डज दिस 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 दिस, और वुड पॉइंट एक लेवल में है, फायर पॉइंट एक लेवल में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन दे कुड नॉट एक्सप्लेन कि एक ची ऊपर जा रही है, एक ची नीचे आ रही है, तो कैसे वो एक जैसे हैं, हाउ दे आर सिमिलर। तो उन्होंने कहा कि ये कॉन्ट्राडिक्शन, लोगों ने कहा, जितने विद्वान हैं, जितने हमने जितनी किताब पढ़ी, आपको कोई ऐसी किताब मिली हो जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ तो आप हमें बताइएगा, लेकिन अभी तक हमने जितनी पढ़ी उसमें क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, दिस हैज नॉट बीन एक्सप्लेन्ड एवर, वी विल ट्राई टू सी।
क्या है. Once we understand it, we will be able to use them better. ये दो चीजें, दो भागों में ये कोर्स है. सबकी समझ में आ रहा है? ये जो कोर्स हम करने बैठे हैं उसके दो भाग हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. दोनों करेंगे हम. नहीं, आप लोग सब रेडी है ना? अभी हमने टेंटेटिवली 7 दिन के लिए ये आईडी बनाई है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो 2-3 दिन हम लोग बढ़ सकते हैं या कम भी हो सकते हैं अगर जल्दी हो जाए. मुझे नहीं लगता कि कम हो पाएगा, लेकिन अगर कम हो जाए तो अच्छी बात है, जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है. ठीक है, करेक्ट. आइए हम लोग ठीक है सर. अब हम लोग फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करें. फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले है ब्लड जनरेशन, डेफिशिएंसी, स्टेसिस, ब्लीडिंग, हीट इन ब्लड. तो सबसे पहले ब्लड की बात करें. ब्लड के बारे में बहुत सी बातें आपको पता भी होंगी. मॉडर्न साइंस क्या क्या कहता है. डॉक्टर आनंद क्या है Yes, sir. ब्लड के बारे में जनरल बातें बताइए. ब्लड क्या है और इसके फंक्शंस क्या है? Sir, blood contains plasma. Non-cell contains like plasma, and cell contains like WBC, RBC, platelets, etc. Hmm. So, main function is transporting oxygen, transportation of oxygen, food material, etc., and also washing away the toxins from whole body. वेल सेड. ठीक है, अभी हम लोग और देखेंगे. ब्लड, सबसे बड़ी बात क्या है कि ब्लड एक ऐसा टिश्यू है जो सारे अंगों को और हमारे शरीर के विभिन्न टिश्यूज को जोड़ता है, कनेक्ट करता है. राइट? समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये हर जगह जाता है, क्योंकि ये हर जगह जाता है. ठीक है. और क्या करता है ये क्या करता है? जितने भी सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंसेस माने सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, इन तीनों को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ये कैरियर का काम करता है. आपको गैस कहीं से कहीं पहुंचानी है, आप लोड कर दीजिए, बता दीजिए ब्लड को, इट विल रीच इट देयर. कोई लिक्विड आपको कहीं से कहीं पहुंचानी है, आप ब्लड में लोड कर दीजिए, तो लिक्विड विल गो टू व्हिचएवर टारगेट्स आर फिक्स्ड. जो जिसको चाहिए उसको पहुंचा देगा. सॉलिड्स है, उसको जहां जहां पहुंचाना है वहां वहां चला जाएगा. सो ये कैरियर है. एग्जाम्पल सबके जानते हैं आप. गैस का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन पहुंचाता है. नहीं, हीट है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है. और सॉलिड्स क्या क्या है? सॉलिड्स है रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स. इन तीनों को भी जब जहां जरूरत हो पहुंचाने वाला कौन है? ब्लड. एंटीजेंस को पहुंचाने वाला कौन है? एंटीबॉडीज को पहुंचाने वाला कौन है? वो भी ब्लड है, बिकॉज प्लाज्मा इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ ब्लड. ठीक है ना? तो सॉलिड पार्टिकल्स को भी पहुंचाता है. और देखो किसको पहुंचाता है? गैस हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड को भी कैरी करता है. हार्मोन्स को कैरी कौन करता है एक जगह से दूसरी जगह? ब्लड कैरी करता है ना? सो ये कैरियर है.
तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन, ग्लैंड से ग्लैंड, कहीं भी जाना हो। अब सवाल ये है कि अगर हमें ये मालूम है तो जिस प्रकार का डिसऑर्डर है उसमें हम देखें, मान लो स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गई, इंजरी हो गई स्पाइन की, क्या हो गया, न्यूरॉन्स डैमेज हो गए। न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो गए, न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट है वो डैमेज हो गई, हमको वहां पहुंचाना है, न्यूरॉन्स को फिर से बना करके डालना है, कौन वहां पहुंचाएगा, कौन करेगा? हमने जो प्रोडक्शन कर भी लिया हमारे पांचों ऑर्गन ने, तो उसको फिर भेजेगा कौन वहां टारगेट तक? चाहे वो ब्रेन की इंजरी हो, चाहे स्पाइन की इंजरी हो, या इन दोनों पर तो रिसर्च वर्क हुआ है अभी लेटेस्ट, और जिन पर नहीं हुआ है हम तो उनको भी देखेंगे। ब्लड ले जाएगा, कौन ले जाएगा? इवन अब तो यहां तक कहने की ताकत रख रहे हैं साइंटिस्ट कि जो न्यूरॉन, जिनको वो कहते थे कि इनको आप फिर से नहीं बना सकते रिजेनरेट, अगर वो डिजेनरेट कर गए, मर गए तो मर गए, अब तो ये है कि बोन मैरो से बहुत सी चीजें जिसके जिसके माध्यम से निकलता है, वो सारी चीजें, बहुत प्रकार की सेल, बोन मैरो से बहुत से प्रकार की सेल्स निकलती हैं, और अलग अलग सेल अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू जाकर के अलग अलग प्रकार की चीजें बनाती हैं, और उन्होंने कहा कि ये सेल्स को और न्यूरॉन्स को भी बनाती है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि बोन मैरो से बनता है, बोन मैरो में बहुत से प्रकार के स्टेम सेल्स निकलते हैं, एक नहीं, एक स्टेम सेल निकलेगा उससे आरबीसी बनेगा, दूसरे प्रकार का स्टेम सेल निकलेगा उससे डब्ल्यूबीसी बनेगा, और डब्ल्यूबीसी भी 5 प्रकार के बनेंगे, और उसमें भी कई प्रकार के बनेंगे। इसी प्रकार और एक प्रकार का स्टेम सेल निकलेगा, उसमें से थ्रोम्बोसाइट बनेगा, और ये सारा, और इन्हीं से सॉलिड भी बना, और फिर इनसे अब सवाल आता है लिक्विड कौन सी बनेगी? तो लिक्विड भी जो कैरी होती है एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो इम्यूनोग्लोबिन हो, प्लाज्मा के, लिक्विड इज 55% ब्लड में क्या है? पानी है, लिक्विड है, और 45% क्या है? सॉलिड्स है। ठीक है ना, ये तो जानते हैं आप, इन मोटी बातों को ना हमको क्या देखना है, चाइनीज विजडम, लेकिन ये बातें भी हमको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, दिस वी शुड नो। ठीक है, तो चाइनीज ने कहा कि फ्लूइड हमारे बॉडी में दो प्रकार की होती है। फ्लूइड कैसे बनती है हमारे बॉडी में? फ्लूइड समझते हैं सब लोग, फ्लूइड माने जो बहता है, चाहे गैस हो और चाहे लिक्विड हो, उसे कहते हैं फ्लूइड, सॉलिड्स को फ्लूइड नहीं कहते। ठीक, तो उन्होंने कहा कि जो फ्लूइड है वो कैसे होता है, कैसे बनता है? तो उन्होंने कहा कि एक प्योर फ्लूइड है और एक इम्प्योर फ्लूइड है। कैसे बनेगा? सबसे पहले हम जो कुछ भी खाते हैं, whatever we eat, the food and the water, that goes to stomach, that goes to stomach, और स्टमक में प्रोसेस होकर के, and whatever is, जो भी उससे काम की चीज बनती है, वो काम की चीज जिसे चाइनीज ने क्या कहा, फूड ची, क्या कहा, फूड ची, वो कहां चली जाती है? स्टमक से स्प्लीन में चली जाती है। कहां चली जाती है? स्प्लीन में चली जाती। कैसे चली जाती है? कैसे चली जाती है?
ये जो खाना खाते हैं उसमें कई चीजें होती हैं, मेनली 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं? हाइड्रोकार्बन होता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और फैट और विटामिन्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो गई, इन पर केमिकल रिएक्शंस हुए और मेजर केमिकल रिएक्शन जिसकी वजह से ये चेंज हो जाएंगे, केमिकली चेंज हो जाएंगे, वो कहां से आता है? वो आता है पेनक्रियाज से। वो कहां से आता है? तो स्प्लीन ही केमिकली उसको चेंज करती है, इस फॉर्म में ले आती है कि वो वॉल्स के अंदर से होती हुई ब्लड वेसल्स में घुस जाए। जैसे कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है बताइए? ग्लूकोज बनता होगा, एनर्जी प्रोटीन एनर्जी से। नहीं, एनर्जी तो बाद में बनेगी, पहले भी क्या बना? ग्लूकोज बना। फिर क्या प्रोटीन से क्या बनता है? हार्मोन्स बनता है, अच्छा, अमीनो अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स। यस, किसने कहा? हाँ रजत, हाँ रजत। और फैट से क्या बनता है? फैटी एसिड्स। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये काम भी किसने किया? पेनक्रियाज ने। ये सॉलिड ऑर्गन है कि हॉलो ऑर्गन है? पेनक्रियाज सॉलिड ऑर्गन है कि हॉलो ऑर्गन है? सॉलिड है। सॉलिड ऑर्गन है। ध्यान रखना, क्योंकि आजकल जो पढ़ाने वाले कुछ टीचर्स हैं वो बड़ी विचित्र चीजें पढ़ा रहे हैं, मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि वो पैरेलल्स नहीं ड्रॉ करना चाहते। वो कहते हैं कि एसेंस, फूड का एसेंस जितना है, पाचन क्रिया, वो सब हॉलो ऑर्गन्स में हो जाता है, फिर वो एसेंस को सॉलिड ऑर्गन को दे देते हैं, फिर सॉलिड ऑर्गन एसेंस को वापस हॉलो ऑर्गन्स में देते हैं। एकदम समझ में नहीं आता। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। इफ यू आर माय स्टूडेंट, यू शुड अंडरस्टैंड देम वेरी वेरी क्लियरली क्या हो रहा है, then only you will be able to use the 5 element points। 5 एलिमेंट पॉइंट करने के लिए बिल्कुल हमारा लॉजिक होना चाहिए ठीक। हो सकता है मेरा लॉजिक गलत है, तो उतना पोर्शन, उतना हम फेल होंगे। अगर मेरी लॉजिक मान लो 40% आई एम रॉन्ग, then I shall be failing 40% to treat 40% diseases, disorders by going through 5 element method, not the TCM method। TCM में बड़ी बात है, दूसरी बात उनके फॉर्मूले, सब फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। 99% of the people are using only formula। Only thing is, if you have seen, हम लोग क्या करते हैं, केवल हम लोग उन एक्यूमुलेटेड ची को जो पड़े हुए हैं शू पॉइंट्स पर, ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट पर, उन्हीं के माध्यम से करना चाहते हैं। तो ये सब ब्लड में चला जाता है, चला गया, और ब्लड से फिर जब रिटर्न हुआ तो ये कहां गया? लिवर में गया। कहां गया? ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ। तो हॉलो ऑर्गन्स क्या करता है कि इन सबको स्टोर कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, ले सकता है, रख सकता है, पहुंचा सकता है, लेकिन केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम होता है, वेरी मिनिमल, वेरी लेस। और ये जब लिवर में, स्प्लीन से लिवर में पहुंचता है, तो सारे वीनस ब्लड, इंटेस्टाइन, स्टमक, एसोफेगस, सब जगह से लेकर के वीनस ब्लड वहां पर अभी क्या होगा? वहां पर भी कुछ हार्मोन्स बनते हैं, वहां पर भी कुछ हार्मोन। मॉडर्न साइंस ने ये कहा कि लिवर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन चेंजेस। लिवर भी रिस्पॉन्सिबल है कुछ चेंजेस के लिए, और दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन एरिथ्रोपोइसिस, होम्योपोइसिस।
मतलब ब्लड मैन्युफैक्चरिंग में लिवर भी इन्वॉल्व है। पहले चाइनीज ने इसको नहीं माना था, लेकिन मॉडर्न साइंस ने ये कहा है कि लिवर इज ऑल्सो। हम लोग जानते हैं कि लिवर और स्प्लीन एक एक्सिस बनाती है जिसमें कंट्रोल साइकिल काम करता है। अगर लिवर में चीज ज्यादा हो जाए तो स्प्लीन की फंक्शनिंग कम हो जाती है। लिवर कंट्रोल्स द yang ऑफ स्प्लीन, क्योंकि लिवर क्या है? ग्रैंडमदर है स्प्लीन की। ठीक है, तो अब हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि फ्लूइड्स, ब्लड क्या है? एक फ्लूइड ही है, लेकिन ये कैरियर है। इट्स ए स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूइड विच कैरीज एवरीथिंग, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो हमको समझना पड़ेगा ये कहां से शुरू होता है, तो ब्लड बनता कैसे है उसको समझना चाहिए। तो चाइनीज ने जो कहा उसको पहले हम लोग समझेंगे। ये दो किडनीज हैं और ब्लड वेसल्स में ब्लड है और ब्लड का फॉर्मेशन भी ब्लड वेसल्स में ही होता है। ओके, और फिर सप्लाई इसकी दो जगह होती है।
अब ये इसको थोड़ा सा और समझेंगे हम लोग, तब ज्यादा समझ में आएगा। पहले इसको लिख लें हम लोग, थोड़ा सा इसको लिखना जरूरी है। बीच में या इसको आगे रख सकते हैं, आगे ही रखना चाहिए कायदे से। ये क्या हो सकता है, कौन बता सकता है ये क्या है? पहले इसकी मान्यता नहीं थी, चाइनीज ने लीवर को मान्यता नहीं दी थी, लेकिन अभी साइंटिफिक जो रिसर्च हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि लीवर में भी कुछ हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं और उसकी वजह से भी ये ब्लड बनता है। ये किडनी है, प्योर और इम्प्योर क्या है, फ्लूइड्स है। ये क्या है, मॉडर्न साइंस में ये मान्यता नहीं है। मेरिडियन के अलावा भी बॉडी में बहुत से टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, वहां भी ब्लड जाता है। देखो ये ब्लड कैसे बन रहा है, यहां पर जो आ रहा है स्प्लीन से क्या चलेगा, फूड ची। ये फूड ची है जो एनरिच हो जाता है, लिवर में जो हार्मोन्स होते हैं वो इसमें जाकर के, एंड दैट फूड ची प्लस
द प्योर फ्लूइड्स, फूड ची स्प्लीन से, प्योर फ्लूइड कहां से, किडनी से। ये दोनों आती हैं, कहां जाती हैं ये ब्लड कहां फॉर्म हो रहा है, ये कहां फॉर्म हो रहा है ब्लड, बॉडी में। बड़ी बड़ी आर्टरीज हैं। हार्ट, लंग्स। pulmonary artery. जी ये जो प्योर फ्लूइड है ना, इसका मेजर पोर्शन क्या हो सकता है, कहीं नहीं लिखा जी, आपको मैं बताता हूं। प्योर फ्लूइड क्या हो सकता है, प्योर फ्लूइड में सबसे बड़ी बात क्या है, बोन मैरो। और बोन मैरो में क्या होता है, देयर आर स्ट्रोमल सेल्स, हैव यू हर्ड स्ट्रोमल सेल्स, सुना आपने, स्ट्रोमल ही कहते हैं शायद, स्ट्रोमल सेल्स। बोन मैरो में क्या होगा, ये स्ट्रोमल सेल्स क्या होते हैं, बहुत से तरह के हेट्रोजीनियस पार्टिकल्स, हेट्रोजीनियस पार्टिकल्स। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, हेट्रोजेनस पार्टिकल्स में अलग अलग पार्टिकल अलग अलग प्रकार से प्रोसेस होकर के अलग अलग प्रकार की चीजें बनाता है। ये हेट्रोजेनस पार्टिकल्स क्या है, इन्हीं पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स जिनसे दूसरी दूसरी चीज बनती है, उसको कहते हैं स्टेम सेल्स। ठीक है, ये निकल करके कहां आती है, ये कहां है, मैं कहना क्या चाहता हूं कि ये जो किडनी है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल, प्योर फ्लूइड जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, ये तो ये चीज जा रही है यहां, आर्टरीज में जा रही है। यही प्योर फ्लूइड यहां जा रही है, और इसी आर्टरी में आपके पास क्या क्या है, पानी है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, तमाम दुनिया भर की चीजें हैं जो कहां से आ रही हैं, जो सब एब्जॉर्ब हुई खाने से आ रहा है, खाने से मिल रहा है, फूड ची के फॉर्म में, उसी को फूड ची बोल रहे हैं, वो सब यहाँ आ रहा है। नहीं, बी कॉम्प्लेक्स है, फॉलिक एसिड है, एक इंट्रिंसिक फैक्टर भी है जिसको स्टमक में बनता है, बाहर से नहीं दे सकते, वो सब फूड ची में अवेलेबल है। नहीं, ये कहां से, ये स्प्लीन किससे जुड़ी हुई है, स्टमक से जुड़ी हुई है।
स्प्लीन और स्टमक का हमने रिलेशन आपको बताया हुआ है, वी कैन नॉट सेपरेट इट, दे वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। तो अब ब्लड फॉर्मेशन जरा समझिए, ये आर्टरीज को क्या बोलते हैं चाइनीज में? व्हाट आर दिस? इसको क्या बोलते हैं? आर्टरीज का मतलब क्या है? हार्ट। आई होप ऑल ऑफ यू नो इट। तो ब्लड के बारे में हमें इतनी जानकारी हो गई, तो अगर मान लो कोई आदमी एनीमिक है तो हमें क्या ट्रीट करना पड़ेगा? एनीमिया के लिए क्या ट्रीट करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या चाहिए? भोजन। कहां से मिलेगा? स्टमक स्प्लीन से। और फूड ची विल बी प्रिपेयर्ड, food chip will be passed on from spleen via liver to heart. Who is carrying it? कौन कैरी कर रहा है? Blood. arteries, फूड ची का कौन कैरी कर रहा है? Who is the carrier? Blood. The blood itself. Who is the carrier? जो पहले से ब्लड है बॉडी में, that only is carrying it, isn't it so? देखो, whatever food you have taken in the stomach you have taken, isn't it? Out of that, वो stomach से क्या हुआ? खाना जो गया उसको, that got digested because of pancreas. pancreas की दो काम है, एक्सो और एंडोक्राइनल। Endo. एक्सोक्राइनल की Insulin. वजह से जो एंजाइम्स हैं, they help in the transformation of all these whatever we have eaten into such particles which can be further processed, but that can be absorbed in the blood. नहीं? प्रोटीन को प्रोटीन के जैसे नहीं ले सकते, नहीं? तो फैट को फैट के जैसे नहीं ले सकते, उसको फैटी एसिड का मॉलिक्यूल होगा। when the fatty acid molecule can be absorbed, amino acids molecules can be absorbed, glucose molecules can be absorbed, right? So food chi, that is carried and it via liver. In the liver it is further processed. समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. In the liver it is further processed. How it is processed? For example, nitrogen. The nitrogen gets converted into ammonia gas, and then ammonium ions, and then NH4OH, etc. Then and that becomes urea or uric acid, etc., etc., which must be excreted again in the kidney, right? So that also we will see how it goes in the kidney and how what processes take place. And through liver it goes back to where? Heart. Heart means what? Heart does not mean in Chinese the heart organ. Heart means arteries, and also extension of arteries are nothing but veins. So it is going in the heart, right? This heart. In this heart, the pure fluid is coming and meeting it. कहाँ मिल रहा है? The long bones. The long bones आपके कहाँ पर हैं? Long bones are mostly in your thigh. वहां पर क्या हो रहा है? बोन मैरो का जो स्टेम सेल्स जो निकल रहा है बोन मैरो से, बहुत से तरह तरह के, वो सब लुढ़क करके धीरे धीरे जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप, एज इफ इट इज रोलिंग आउट ऑफ द बोन, राइट? एंड दैट बोन मैरो इज अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाट? किडनीज. सो दैट इज आल्सो कमिंग टू दीज बिग आर्टरीज, लॉन्ग बोन्स से निकल के. तो अब दो चीजें आ गई, एंड बोन आल्सो गेट्स व्हाट? Whatever we are eating, the water portion, the fire, the phosphorus portion, everything, that is also there. So food chi plus the pure fluid का एक पार्ट क्या है? बोन मैरो है. अभी हम लोग we will discuss pure fluid भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जब फ्लूइड डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या है.
कैसे कैसे होता है, कैसे अलग हो जाता है इन बोन मैरो में से, हाउ दीज हेटेरोजेनस पार्टिकल्स, द स्ट्रोमल सेल्स दे कम आउट, ये भी देखें। तो ये सब मिलकर के यहाँ पर आ गए। दिस फॉर्म्स व्हाट, द टोटल ब्लड इज कंपोज्ड हियर। This blood is supplied by various means to different parts of the body, and as per Chinese, blood is also given to the meridians. So in meridians, there are some meridians who can carry a lot of blood with chi. So एक बात हमने आपको कही होगी लेवल 1 या लेवल 2 में कही होगी, क्या कही थी हमने, बॉडी फ्लूइड्स follow chi. So some meridians will have chi must be there. In every meridian there is chi which is flowing, and the body fluids, because the blood contains a lot portion, a major portion of watery thing, the fluid thing, right? There are so many things in that which is there, and वो क्या हो रहा है कि वो मेरिडियन में भी जा रहा है. So we will have to know which meridians have more chi, which meridians have with chi they have more of body fluids or blood. ठीक है, अगर हमें ये मालूम हो किस मेरिडियन में ची ज्यादा है किस में, तो बिकॉज वी आर नॉट ट्रीटिंग डायरेक्टली द बॉडी, वी आर ट्रीटिंग मोस्टली व्हाट, द मेरिडियंस. And if we are going through 5 element theory, then we will be limiting ourselves to the accumulation points on the meridian, right? लेकिन जो हिजामा वगैरह करते हैं वो क्या करते हैं, when how they manage the blood, सब कुछ blood में है, everything is carried in the blood, whether it is toxins or whether it is nourishing component, everything is carried in the blood. So ये क्या करते हैं, बॉडी में जहां ब्लड जाता है, बॉडी में कहा जाता है ब्लड, मसल्स में जाता है, स्किन में जाता है, वहां से दे फाइंड आउट एंड दे टेक आउट द ब्लड, जहां पर उनको लगा कि टॉक्सिन्स ज्यादा है वहां पर ब्लड को ब्लीडिंग करके निकाल देते हैं. बट वी एज 5 एलिमेंट पीपल वी विल बी कंसर्न्ड विद मेरिडियंस ओनली. बहुत ज्यादा ब्लड है और अगर मान लो टॉक्सिन्स उसमें ब्लड में मिला हुआ है, है जी क्या, हेलो Dr. Anand, please mute yourself and then talk. So that, so we will be limiting ourselves to bloodletting through meridians only, a few drops. But hijama wale kya karenge, because wherever in the body the blood is going and which is getting collected with lot of toxins jahan par hai, wo body se pura blood ko nikal dete hain hijama wale. बात समझ में आ रही है अभी? ब्लड फॉर्मेशन समझ में आ रहा है? नाउ वी विल सी दिस पोर्शन. व्हिच पोर्शन? ये फ्लूइड, दिस फ्लूइड इज कमिंग टू किडनी. हाउ दिस इज कमिंग टू किडनी? व्हाट डू वी मीन बाय प्योर फ्लूइड एंड इम्प्योर फ्लूइड? देयरफॉर इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द रॉ मटेरियल ऑफ ब्लड, ब्लड का रॉ मटेरियल क्या हो गया? मेन रॉ मटेरियल है फूड ची और प्योर फ्लूइड्स. So the chi starts coming from where? Chi की जो circulation start होती है, that circulation starts with the formation of chi. We already know, we have already discussed it at length, and this is first formed in the lungs, और lungs से chi आ जाती है. लेकिन body fluid कहाँ बनता है, और वो pure body fluid और impure में जब तक ये separate नहीं होंगे तब तक we cannot use it for the formation of blood or for different purposes. Different fluids are used in different places in a different way. Many places it is used for lubrication, and one of the major uses of the body fluid is formation of blood also. So we must know how this pure fluid is made. If the kidney were not there to give us pure fluid and impure fluid separate,
ultimately we would not be able to help the blood because the pure fluid is a necessary raw material. ये raw material बहुत जरूरी है, फूड ची के साथ मिलेगा. कहाँ मिलेगा? हार्ट आर्टरीज में मिलेगा और वहां से ब्लड बनेगा. Pure fluid is a right kidney, sir. वाटर किडनी है, वाटर किडनी में रहेगा ना, वाटर किडनी में ही तो फ्लूइड रहेगा ना. Pure. heavier in, purer the fluid. Pure fluid मतलब refined fluid. Pure fluid माने refined fluid. So the pure fluid should be available. नहीं, pure fluid कैसे है, कहाँ मिलेगी? आपको तो 2 किडनी है, you have 2 kidneys, नहीं? So ये प्योर कैसे होता है और कैसे अवेलेबल है? अगर एक ही किडनी है तो उसको ही सप्लाई करना पड़ेगा. That will be very difficult. But if 2 kidney है, then you can see how this is done. Okay? Okay? Yes. The more is, तो आपका जो फायर किडनी है वो क्या करता है? वो यांग ज्यादा देता है ना, यांग ज्यादा बनाता है ना. तो जब यांग बनाता है तो जब जो भी फ्लूइड किडनी के पास आई, पहले लेट अस सी किडनी के पास कैसे आती. खाना खाया हमने, स्टमक में खाना खाया, ठीक है, स्टमक से जो कुछ भी निकला फूड ची बना वो ले लिया गया, दैट हैज बीन टेकन एंड गिवन टू स्प्लीन. बाकी जो चीज बची वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आई, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, एब्जॉर्प्शन पूरा कंप्लीट हो गया, ब्लड में चला गया. तो जो इम्प्योर चीज बची वो कहाँ गई? लार्ज इंटेस्टाइन में गई. और प्योर चीज जो थोड़ा प्योर थी वो कहाँ गई? दैट हैज गॉन इनटू द ब्लड. फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फर्दर इट इज फिल्टर्ड. फर्दर जो बिल्कुल गंदा चीज था, जो बिल्कुल यूजलेस था, इम्प्योर था, दैट इज रिमूव्ड एज स्टूल फेसेस. और जो प्योर था वो वापस ले लिया गया ब्लड में. अब ये सब फ्लूइड कहाँ है? जो ब्लड वेन्स में फ्लो कर करके जा रही है. लिवर से होती हुई कहाँ जाएगी? लिवर से होती हुई हार्ट, हार्ट से होती हुई लंग्स, लंग्स से वापस हार्ट, और हार्ट से फिर वो फ्लूइड आ रही है. तो छनती हुई आ रही है फ्लूइड. अब ये प्योर फ्लूइड छनती हुई आ गई, तो जो भी फ्लूइड ब्लड में से आया वो ब्लड फिल्टर कहाँ हुआ? Kidney. किडनी में. वहां सारी फ्लूइड निकल करके जमा हुई. उसमें भी जो फ्लूइड में जो फ्लूइड आ गई, अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी ची लंग्स से किडनी, किडनी से लिवर एटसेट्रा, ये जो शेन साइकिल है, क्रिएटिव साइकिल है, उसमें जो ची चल रही है उसमें से किडनी सारी की सारी ची लिवर को नहीं देता. सम ची इट स्टोर्स. ची के साथ में बॉडी फ्लूइड्स आर आल्सो स्टोर्ड. ये जो बॉडी फ्लूइड जो स्टोर हुआ किडनी में, इट हैज 2 पोर्शंस. It has 2 portions, the pure fluid and the impure fluid. The impure fluid is heavier. The impurity क्यों हो जाती है ज्यादा? Impure heavy है कि pure heavy है? Impure fluids are heavier, denser. Heavier, denser. तो जो बहुत डेंस है उसमें से भी वो फिर वहां निकाल दी जाती है किडनी से एज यूरिन. तो यूरिन को निकालने के लिए कौन सी किडनी जिम्मेदार है? सुमन, अगर एक्सेस पॉलीयूरिनेशन हो रहा है तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं? यांग बढ़ाते हैं. यांग कौन बनाता है? फायर किडनी बनाती है. तो अगर बहुत ज्यादा पेशाब हो रहा है, इसके मतलब बहुत ज्यादा इम्प्योर फ्लूइड निकल रहा है, उसमें से प्योर फ्लूइड को हमें निकाल लेना है, तो इम्प्योर फ्लूइड कम हो जाएगी. प्योर फ्लूइड विल नॉट बी एक्सक्रीटेड as urine. It will go through the blood and wherever it will be required, वो blood उसको वहां पहुंचाएगा, वहां पहुंचाएगा. That we will see. ठीक है, समझ में आई बात? तो वहां से आया तो स्टमक में आया, स्टमक से जो था वो निकल गया,
स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, वहां से एब्जॉर्ब हो गया, जो फाइन चीज थी वो एब्जॉर्ब हो गई, जो गंदी चीज थी वो लार्ज इंटेस्टाइन में आई, वहां से भी जो प्योर था वो निकल गया, इम्प्योर था वो स्टूल की तरह निकल गया. इट ऑल कम्स टू द ब्लड एंड द ब्लड अल्टीमेटली रिटर्न्स थ्रू लिवर, goes to heart, goes to lungs, और फिर वहां. तो अब कैसे हुआ? तो इन फ्लूइड जो किडनी के पास आई उसको फिर से उन्होंने रिफाइन किया, और किडनी में जो यांग ची बनाई, जो फायर बनाया, उस फायर ची ने इस लिक्विड को भी दो हिस्सों में बांटा, इम्प्योर और प्योर. इम्प्योर इज हेवियर, इम्प्योर इज हेवियर. उससे जो थोड़ा प्योर है वो थोड़ा हल्का है, उससे जो प्योर है वो थोड़ा हल्का है, थोड़ा हल्का है. तो that which is very impure that goes out as urine and stool, वो नीचे चला जाता है. फिर उसको, उसमें से जब फ्लूइड निकला, इम्प्योर फ्लूइड निकली, किडनी से निकल करके लिवर में जाती है, तो वो इम्प्योर फ्लूइड दैट टर्न्स इनटू टीयर्स. ठीक है, लेकिन ये इतना मिला हुआ होता है. तो चाइनीज ने ये कहा, दे यूज्ड अ वर्ड चिन ये. चिन ये क्या वर्ड यूज किया उन्होंने? चिन ये. चिन ये. Chin is the active yang portion. And ye is comparatively yin. तो उन्होंने प्योर फ्लूइड को क्या नाम दिया? जो बहुत गंदा था वो निकल गया स्टूल एंड यूरिन की तरह, बाकी जो बचा उसको क्या कहा? चिन्ह. उस चिन्ह में उस जो फ्लूइड थी उसमें दो हिस्से हैं, एक चिन्ह हिस्सा है, एक ये हिस्सा है. चिन्ह इज yang and ये इज yin portion. So wherever it goes, for example, जब ये बोन मैरो से निकल करके and this becomes CSF बनता है, हार्मोन्स बनता है, साइनेप्सेस में जो कनेक्टिंग हार्मोन्स है वो भी बनता है. ये सब कैसे बनता है? अंडर हेवी प्रेशर द yang portion that has it. yang का क्या टेंडेंसी है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ yang? इट सेपरेट्स, अलग करना, इमीडिएटली उसको अलग करता है. तो जो अलग हो पा रहा है, जो थोड़ा सा हेवियर था, that is again left over, और जो yang से जो yin था वो निकल गया. What it does, it makes different kinds of hormones which are used in synapses or different portions. They are, अभी ये भी मान्यता है कहीं कहीं, it has not been confirmed yet, that they can not only make the hormones, उसको क्या बोलते हैं जो synapses में हार्मोन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन के लिए, जो न्यूरल इंपल्स को कंडक्ट करने के लिए साइनेप्सेस में जो हार्मोन बनते हैं, वो हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर्स. दैट इज बिकॉज ऑफ दिस चिन, दिस yang. कहां से? बोन मैरो से. नहीं, वहां तक जाते जाते क्या होता है, वो दैट गेट्स सेपरेटेड एज बोन मैरो, और बोन मैरो से फिर उसको निकालना, और वो लुब्रिकेशन के लिए कौन है? चिन. माने yang portion in that body fluid. That which body fluid? The pure body fluid. क्योंकि जो बहुत impure था वो तो निकल गया ऑलरेडी. तो वो, yeah. Similarly, this yang, this chin portion is also responsible for all serous membranes lubrication. जैसे synovial membrane है joints में, जैसे प्लूरा है lungs में, उन सब में कौन सा? ये जो पोर्शन है प्योर फ्लूइड में, जो चिन्ह आ रहा है पोर्शन, when it will reach there, it will separate and provide, it will separate and
So it is reaching. So blood is trying to reach the required things, the lubrication, the lubricants, the hormones, the immunes, immunoglobulins, antibodies, everything. It is reaching wherever it is required. This is your blood. This is your blood. तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि ये जो ब्लड है जिसमें ये सारी चीजें हैं, मान लो आपको फ्लूरिसी हो गई या तो फ्लूरिसी में क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा वहां पर एक्स्ट्रा निकल करके जा रहा है, तो आपको कौन सी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी? ऐसा मेरिडियन जो लंग्स में तो जा रहा हो बट मस्ट बी कैरिंग ए लॉट ऑफ ब्लड और ची भी ले जा रहा हो। वो कौन सी मेरिडियन है जिसमें ब्लड ज्यादा है? वो कौन सी मेरिडियन है जिसमें ची ज्यादा है? तो अगर ची ज्यादा है माने ची इज यांग और ब्लड इज यांग, कौन ज्यादा यांग है? ची इज यांग। हाँ Cheese and हाँ, ब्लड कैन बी यिन एंड यांग, तो ब्लड में यिन और यांग दोनों है, नहीं? तो हमें वहां पर वो चीज भेजनी है, तो तब देन आई कैन कंट्रोल कि फ्लोरा में कितनी फ्लूइड होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन से साइनोवियल फ्लूइड नहीं निकल रहा है, तो हमें ये मेंटेन करना होगा कौन सी मेरिडियन है जो घुटनों में जाती है और जिसमें हमें थोड़ा सा यांग हमें बनाना पड़ेगा ताकि वहां से लुब्रिकेंट निकल करके वहां उसको मिल जाए। तो यांग जो रहेगा वो सॉलिड को, इम्प्योरिटी को निकाल देगा और प्योर फ्लूइड जो है वो जाकर के लुब्रिकेट कर देगी। कौन ले जाएगा ये लुब्रिकेंट? ये फ्लूइड कौन ले जा रहा है? ब्लड ले जा रहा है। बात समझ में आ रही है अब आपके? So therefore this becomes important, which meridian is carrying more of chi and which meridian is carrying more of blood and which meridian is carrying sufficient chi and blood both. इसकी हम लोग देखेंगे, tables are there which Chinese have made and we will share. अभी कैसे प्योर बन रहा है फ्लूइड मालूम है ना? पानी और खाना स्टमक से चला, स्टमक से कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां छन गया, वहां फिल्टर हुआ, फिर वहां से लार्ज इंटेस्टाइन, वहां फिल्टर हुआ, फिर वहां से कहाँ गया? ब्लड में गया, ब्लड कहाँ गया? किडनी में गया, किडनी में फिल्टर हुआ, वहां पर सारी फ्लूइड निकली, नहीं? वो फ्लूइड में फिर किडनी ने अपना काम किया और अपना काम करके जो बहुत गंदा था, बहुत हेवी था, बहुत इम्प्योर था, दैट इम्प्योर थिंग हैज गॉन। अब ये इम्प्योर फ्लूइड जो थोड़ा बच गया, दैट स्टार्ट्स सर्कुलेटिंग, that starts circulating along the meridian, और pure fluid is still carried by the blood. वो ब्लड भी अब सर्कुलेट हो रहा है और इम्प्योर फ्लूइड भी सर्कुलेट हो रही है। इम्प्योर फ्लूइड हमने आपको बताया किडनी में तो पैरोटिड फ्लूइड्स है, और वहां से लिवर में गया तो वहां से क्या बना? टीयर्स बने, वहां से हार्ट में गया, वहां जब अलग होने का काम हुआ तो स्वेट बना, वहां से स्प्लीन में गया, वहां सलाइवा बना, और वहां से लंग्स में गया, वहां पर फ्लेम बना। This is the impure fluid which is circulating and the circulation starts from kidney. Now the pure fluid also that starts circulating from kidney only, but it takes different forms. Page number 20, generation and distribution of chi. खोलिए। Can you all see? सबके पास है शायद, तिवारी जी के पास नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास भी नहीं है सर। हाँ तुम्हारी रखी है हमारे पास। हाँ भेज नहीं पाए किसी को, अभी बहुत लॉकडाउन है ना। हाँ अभी बहुत छोड़ो, strict है। अभी तो देखो, अब आप नोट कर लो चाहो तो, कहां से शुरू हुआ? किडनी से शुरू हुआ। तो किडनी से जो प्योर फ्लूइड है वो क्या क्या है? CSF, बोन मैरो, सीमेन, और क्या? ये साकेत गोयल कौन है? There are already 18.
17 लोगों की जगह 18 लोगों ने ज्वाइन किया है और साकेत गोयल इज ट्राइंग टू एंटर. हाउ कम? अभी मैं डाल रहा हूं, बाद में पूछता हूं. ओके, तो सीमेन, बोन मैरो, सीएसएफ, ये सब क्या है? किडनी सर्कुलेट करती है. अगर इन चीजों की जरूरत है, किडनी की ट्रीटमेंट करेंगे. लिवर विट्रस बॉडी देती है, वहां पर जाकर आंखों में सेपरेट हो जाती है प्योर फ्लूइड कैसे? विट्रस बॉडी के हिसाब से. और हार्ट में जाकर के कहा क्या होता है? व्हाइट मैटर में साइनेप्सिस में न्यूरो ट्रांसमीटर्स बनते हैं साइनेप्सिस में. और स्प्लीन क्या प्रोवाइड करती है? सेरस फ्लूइड, मतलब साइनोवियल फ्लूइड एक्सेट्रा, जो भी लुब्रिकेंट्स हैं. और लंग्स और स्प्लीन दोनों मिलकर के हार्मोन्स की तैयारी करती है. कुछ हार्मोन लंग्स की वजह से, कुछ हार्मोन, ज्यादातर हार्मोन स्प्लीन की वजह से. ठीक है, तो याद रखिए कि सेरस मेम्ब्रेन में जो लुब्रिकेशन है उसके लिए लंग्स भी यूज होता है, स्प्लीन भी यूज होता है. और जो हार्मोन्स हैं उसके लिए मोस्टली स्प्लीन यूज होती है. ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा नंबर 4 एंड नंबर 5 में. ठीक, तो प्योर फ्लूइड, इम्प्योर फ्लूइड के बारे में अगर हम थोड़ा सा ये जानते हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं. टुमारो वी विल नो विच मेरिडियंस. हम आपको एक टेबल डालेंगे. आई विल ट्राई टू शो यू द टेबल. एक आप सुमन जी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट. रेडी है सर. ये साकेत गोयल क्या डॉक्टर शिखा है? जा रहा था सर, मेरा ना बार बार नेटवर्क जा रहा था, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड के फोन से ज्वाइन किया. अच्छा, चलो ठीक है. ओके, विजय आर यू देयर? विजय? Yes, sir, I'm here. हाँ, कुछ आप बोलेंगे, कुछ पूछना होगा? नहीं sir, nothing. आ रहा है समझ में? Yeah, yes sir. डॉक्टर आनंद, Yes, sir. आपको Yeah. कुछ पूछना? यू वांट टू आस्क समथिंग? No, sir, it's clear. सर मुझे पूछना है. हाँ, यस पल्लवी, सर पूछ. प्लीज गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट करिए. हेलो. हाँ, लो हीमोग्लोबिन के लिए तो मतलब फूड ही रिक्वायर्ड होता है, पर जब एक्सेस हीमोग्लोबिन होता है उसके लिए क्या ये होता है रिस्पॉन्सिबल? जैसे पॉलीसाइथीमिया जो होता है. हाँ, एक्सेस हीमोग्लोबिन जब हो रहा है तब क्या हो रहा है? डू यू नो हाँ. क्या हो रहा है? टाइम फैक्टर इज वर्किंग देयर, है ना? दैट इज मोर डिफिकल्ट देन इन ट्राइंग टू ट्रीट. किसी को ब्लड की कमी हो जाए, वो ट्रीट करने से ज्यादा हो जाए तो वो ज्यादा कठिन है. नहीं तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? किडनी को ट्रीट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि बोन मैरो बना करके वहां से तमाम हेट्रोजेनियस पार्टिकल्स निकाल के स्टेम सेल्स कौन बना रहा है? और एरिथ्रोसाइट के लिए जिम्मेदार कौन है? स्प्लीन है. तो एरिथ्रोसाइट के लिए जिम्मेदार लेफ्ट साइड की स्प्लीन मेरिडियन में स्प्लीन 3 पर जो ची अवेलेबल है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड ब्लड सेल. sp3 on the left side plus k3 स्पाइरल. तो हमको sp3 स्पाइरल और k3 स्पाइरल ट्रीट करनी है.
ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, sp3 में क्या करना पड़ेगा, हीट ह्यूमिडिटी सेडेट कोल्ड टोन, नहीं क्योंकि ज्यादा वर्क फंक्शन कर रहा है ना वो, जी ज्यादा बन रहा है ना एरिथ्रोसाइट, कम कैसे कर, Yes, sir. कम कैसे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, किडनी में जाकर क्या करेंगे, वाटर किडनी में जाकर के वी विल टोनिफाई द yang of water kidney so that yang supply to spleen goes down. नोट किया आपने, तो स्पाइरल मेरिडियन आप सीखेंगी, बीजी मेरिडियन जब हम लोग सीखेंगे तो आप सीखेंगे, है ना। and then we, all this can be done if we know BG meridians. So BG meridian next on card, BG meridian ही है। Pallavi, you got your answer? सर पूरी तरह तो नहीं समझ में आया, लेकिन थोड़ा मैं समझ बताता हूँ, देखो एरिथ्रोसाइट माने रेड ब्लड सेल्स, में रेड ब्लड सेल्स ज्यादा बन रहे हैं, ज्यादा बन रहा है का मतलब क्या हुआ, फंक्शन ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, ओवर ज्यादा हो रहा है। ज्यादा फंक्शन हो रहा है, ज्यादा फंक्शन इज yang और yin, यांग कौन बना रहा है, स्प्लीन और किडनी, दोनों ही मिलके बना रहे हैं, isn't it? यस सर। तो स्प्लीन और किडनी को हम कैसे मैनिपुलेट करें, तो स्प्लीन में sp3 पर जो ची है दैट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड ब्लड सेल्स। ये नहीं होगा तो मैं लिखवा दूंगा आपको कौन सा पॉइंट किसके लिए है, sp1 व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए है, sp2 व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए है, sp4 एपिथेलियल सेल्स के लिए, ये मैं लिखवा दूंगा आपको कल, यू रिमाइंड मी। ओके सर, आई विल रिमाइंड यू। हाँ, बिकॉज दैट इज इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर, डॉक्टर वॉल का है, मेरे पास सब है, तो I'll let you know, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू जस्ट रिमाइंड मी। सुनीता आपने तो पढ़ा है ना डॉक्टर वॉल वाला? नहीं सर। अरे अच्छा, आपने नहीं किया। डॉक्टर सुधा, डॉक्टर वॉल वाला किया है ना आपने हमारे साथ? अच्छा नहीं, इसने किया। विजय आपने किया है? विजय यस सर, आपने किया है। हाँ, सो सर। एरिथ्रोसाइट माने रेड ब्लड सेल्स, लेफ्ट Yeah. साइड की स्प्लीन मेरिडियन में sp3, या तो हम लोग क्या करेंगे, sp3 स्पाइरल लेंगे, स्पाइरल माने ची जो हमारे sp3 पर अवेलेबल है उसमें यांग कम कर देंगे, तो मल्टीप्लिसिटी कम हो जाएगी कि नहीं रेड ब्लड सेल की। यस सर, और ये यांग कौन दे रहा है, किडनी दे रही है स्प्लीन को। हाँ, तो हमारे पास दो किडनी है, यांग किडनी को मत टच करो, यिन किडनी में हम यिन को बढ़ा दें, कैसे बढ़ा दें, यांग बढ़ा दें यिन किडनी की, तो यांग सप्लाई कम हो जाएगी, यिन ज्यादा जाने लगेगा, कहां से, मिंगमेन से, मूविंग ची से। यस। और सर साथ में अगर समझिए यूरिक एसिड किसी का थोड़ा बढ़ा हुआ है उसमें, यूरिक एसिड इज फायर, नहीं, रेड ब्लड सेल इज अर्थ, यूरिक एसिड इज फायर। और यूरिक एसिड बनती कैसे, खाने से, कहां से, प्रोटीन से, नाइट्रोजन से, याद है कि नहीं। और खाने के लिए जिम्मेदार एक्सोक्राइनल फंक्शन है कि एंडोक्राइनल फंक्शन है, एक्सोक्राइनल फंक्शन है। एक्सोक्राइनल के लिए स्प्लीन की कौन सी मेरिडियन लेंगे, राइट साइड की मेरिडियन लेंगे। और फायर कौन है, एसिड इज फायर, एसिड इज फायर, sp2, तो sp2 स्पाइरल में जाओ, हीट को कम कर दो, गई यूरिक एसिड। 2 पॉइंट से जाती है, 2 पॉइंट्स, हीट सेडेट कोल्ड टोन। सबकी समझ में आ रहा है? मंत्री जी आपने Yes. सुना ठीक से? अनम्यूट कीजिए। स्पाइरल समझ में नहीं आया, बाद में समझेंगे ना, सिखाएंगे ना। क्या चीज? स्पाइरल बताया ना अभी हाँ आपने। स्पाइरल, लेकिन अभी समझ में आ रहा है ना, sp2 केवल एक पॉइंट ले लो ना, sp2 को सेडेट करो, फायर को सेडेट करो, ओके तब भी यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगी। ओके ओके एक पॉइंट sp3 को सेडेट करो, तब भी जो एक्सेस बन रहा है आरबीसी वो कम हो जाएगा। K3 और sp3 पे 2 पे आप स्ट्रेट नीडल डाल दो, खत्म, तब भी काम होगा। ओके। तो सर क्या इसके ECM वालों को कारण कहाँ कुछ मालूम है?
सर इसके कारण क्या लो एनर्जी भी फील होता है क्या? किसके लिए? अरे बड़ी प्रॉब्लम आती है जिसको ज्यादा रहता हीमोग्लोबिन, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। पेन भी बहुत रहता है उनको, मस्कुलर पेन बहुत ज्यादा। डॉक्टर आनंद कैन थ्रो सम लाइट ऑन इट। डॉक्टर Sir, आनंद, which one? Sir, excess of which one, sir? hemoglobin, what Sir, problems can it cause? Clotting. Dr. Shikha, you can throw some light. चलो बाद में करते हैं है ना। बहुत सी प्रॉब्लम आती है, सारे बॉडी में पेन होता है, कहीं रैशेस हो जाती है, स्किन खराब होने लग जाता है, जलन होती है, so many। तो सर 17 क्या ज्यादा होता है? 17 हीमोग्लोबिन? हाँ थोड़ा, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस दे से दैट इट शुड बी अप टू 14 फॉर मेल्स। तो 17 इज 14%। हाँ तो 17 थोड़ा सा अपर साइड हुआ ना। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डोंट वरी, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। किसके लिए ज्यादा है? आप पहले का रिपोर्ट देखो, पहले जो रिपोर्ट किया होगा उसमें कितना था। हमेशा से उतना ही 17 ही आता। एंड इफ ही डजंट हैव एनी प्रॉब्लम यू डोंट हैव टू ट्रीट हिम। मेरे बेटे का ही आता है सर। हाँ तो अभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों ट्रीट करने का? प्रॉब्लम तो वैसा है भाई, यूरिक एसिड ना उसका बॉर्डर लाइन पे। तो ठीक है, उसको जब पेन होगा तब देखना यूरिक एसिड। हाँ यूरिक एसिड बढ़ना नहीं चाहिए, तो उसको प्रोटीन कम खिलाओ थोड़ा। हाँ वो प्रोटीन पाउडर खाता है ना, जिम जाता है। जिम तो जाएगा ही, आजकल के लड़के तो जिम तो जाएंगे। वो तो है नहीं तो, और प्रोटीन भी खाएगा ही। नहीं तो उसको बॉडी बनानी है ना। बॉडी शो तो तभी आएगा जब मसल्स होंगे। तो आपको पता है ना, यूरिक एसिड के लिए मैं सही पॉइंट्स आपको लिखवा दूंगा सर। ठीक है सर, स्प्लीन के पॉइंट्स लिखवा दूंगा। और कोई बात किसी को पूछना है? डॉक्टर कपला भाई एनर्जी लेवल ही उसका थोड़ा बोलता है लो रहता है। मैं बोलती हूँ लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठे एनर्जी लेवल, इसलिए कि वो जिम जाता होगा जब तब होता होगा, जब अभी तो जिम नहीं जा रहा था। ही शुड बी ऑल राइट नाउ। नहीं सर, जिम जाता था ना, तब जिम जब जाता है तो एनर्जी लेवल लो हो जाती है जिम से आने के बाद। अच्छा, क्योंकि जिम में यांग सारी कंज्यूम हो जाती है, फंक्शनल एनर्जी। अच्छा, डोले तो बन जाते हैं मोटे मोटे। हाँ। नहीं, जैसे फैटी लिवर हो जाए, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट हो जाए, ये सब खत्म, काम करने की ताकत खत्म। ठीक है, एनीथिंग एल्स? डॉक्टर शालिनी? Sir, Dr. Anand, sir, I have one doubt about that fire and water kidney. Impure blood is produced in fire kidney and pure blood is produced in water kidney. ऐसा कुछ नहीं है। Okay. Both kidneys are functioning. You see, the blood is filtered by both kidneys, isn't it so? Yes. Yes, sir. Therefore, the fluid is there in both kidneys. Yes. Right? But both kidneys are transforming the essence into original chi. Isn't it so? Now, you have to decide if you want to increase yin, you can tonify the yang of water kidney. If you want to tonify yang, you have to tonify the yang of fire kidney. And both exchange. Jab more of yang chi produced by yang fire kidney, it will first share it with the yin kidney, water kidney. And when the water kidney more of yin chi, it will share with the yang kidney, the fire kidney. अपने आप हो जाएगा. You don't have to worry. Okay. फ्लूइड दोनों में है बाबा. अरे भाई हेनलेस ट्यूब होता है ना, जहाँ ग्लोमेरुलस होता है ना, जिसमें से फिल्टर होगा, और हेनलेस ट्यूब में आ गया ना, तो वो हेनलेस ट्यूब तो सब में है, डिस्टल ट्यूब सब में है. किडनी की तो बनावट वही है ना, कॉर्टेक्स में. तो चाहे वो फायर किडनी हो चाहे वाटर किडनी हो, वो तो छन तो जाएगा ही. Yes, sir. तो सर उसमें किडनी से जो हार्मोन निकलता है, कॉर्टिसोन्स निकलता है,
उसका क्या फंक्शन होता है? वो बिना उसके तो एरिथ्रोसाइट नहीं बनेगा, एरिथ्रोसाइट बनता उसकी वजह से। इसीलिए हमने क्या कहा कि यिन किडनी की यांग को टोन कर देंगे तो वहां से भी कम होगा। नहीं, एरिथ्रोपोइटिन नाम है उस हार्मोन का। एरिथ्रोपोइटिक टिश्यू से निकलता है। ठीक है, चल रहा है। डॉक्टर शालिनी, yes sir. हाउ आर यू लिसनिंग एंड हाउ आर यू गेटिंग इट? Yes sir, also spiral meridians are creating lot of confusion. कुछ नहीं, अभी तो आप केवल पॉइंट समझो, sp3 एंड sp2, sp3 on the left side and sp2 on the right side। sp3 हमने कहा एरिथ्रोसाइट्स के लिए और sp2 हमने कहा यूरिक एसिड के लिए। अभी सून वी विल अंडरस्टैंड। इसमें भी 6 पॉइंट होंगे, विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। sp2 के 6 पॉइंट होंगे, sp3 के 6 पॉइंट होंगे। दैट्स ऑल। कैसे होंगे दैट आई विल टेल यू। अब बहुत आसानी से हो जाएगा। बीजी मेरिडियन we will do which BG meridian after this? After this course we can do BG meridian after this? अभी देखो हमने ये कहा इस कोर्स के कितने भाग हैं? How many parts? 2 parts. We are doing the first part. First part में थ्योरी ज्यादा है। Yes. सेकेंड पार्ट में एप्लीकेशन ज्यादा रहेगी। सर एक क्वेश्चन पूछ। हाँ ज्ञानंजन, how are you ज्ञानंजन? By the way, not very well. I am actually lying down. in the lying down and listening to all the discussions. थोड़ा नोट वगैरह कुछ बना नहीं पा रहा हूँ ठीक से। I hope you. लेकिन ये था क्वेश्चन, ये था सर, जब किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो उन लोगों को मैंने देखा है कि उनका बॉडी मतलब अप टू 2-3 years they have a lot of body pain. Is it related to uric acid or RBC production or something like that? ऐसा कुछ नहीं है। गॉल ब्लैडर रिमूवल होने से क्या होता है, देखो जो बाइल है, नाउ बाइल इज हाईली एल्कलाइन इन नेचर, और जो स्टमक से जो फूड आ रहा है निकल के, दैट इज हाईली एसिडिक। जी सर। नाउ इफ दिस एसिड इज नॉट न्यूट्रलाइज्ड तो एसिडिटी तो रहेगी फिर। Yes sir. Your blood is what? Blood is slightly alkaline in nature, isn't it so? 7.34 pH. तो Okay sir. एल्कलिन वो एसिडिटी ज्यादा हो जाती है। तो क्या करना चाहिए, जिनको गॉल ब्लैडर निकल गया है, they should consume in small amounts multiple number of times. Okay. Especially fat. They should not take in one go, they should not take full. क्यों? क्योंकि क्या करता है ये बाइल, when it is generated, it is generated by liver and passed on and stored in the gallbladder. So gallbladder is a very special organ, you know? It's a special yang organ. Even Chinese have given it a status of a special organ. तो वहां पर क्या होता है कि it is getting concentrated. So 1 or 2 drops of bile from gallbladder is equal to nearly 30 drops of bile directly coming from liver. So you can imagine that 1 or 2 drops of bile from gallbladder will neutralize the food which has come out from the stomach much faster as compared to, and 30 drops, 40 drops of bile from liver will take a lot of time. So if there is a lot of food coming from stomach to small intestine, it will be very difficult for it to neutralize it. That is why they have this problem. Okay sir. Sir, in that case उनका fat metabolism भी affect हो जाता है ना, if the gallbladder has been removed. Gallbladder अगर रिमूव हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म में है ना इसको, ये जो न्यूट्रलाइजेशन कह रहे हैं, ये क्या चीज है? न्यूट्रलाइज कैसे? ये तो केमिकल रिएक्शन ही है ना, नहीं? बाइल क्या करता है? मेटाबॉलिज्म
बाइल क्या करता है, जो भी फैट आ गया इस फैट को पकड़ लेता है, it catches the fat from all around and then emulsify करता है. another branch which gets attached to the wall of the small intestine so that this fat does not get stuck with the wall of the small intestine. सस्पेंशन में रखता है फैट को, सस्पेंशन में कोलाइडल फॉर्म में रखता है. सो ये कोलाइडल फॉर्म में होने से देन इट इज easily converted with the help of enzymes. So the digestive system is completed in small intestine only. सर आपने बताया कि उनको स्मॉल अमाउंट में फैट लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके. हाँ, मैंने अभी 2 बार खाते, मान लो मॉर्निंग इवनिंग एक साथ खा लिया, ऐसा नहीं करने का. बहुत हल्का हल्का लेना, हल्का लेकर के थोड़ा ही लेना जितने में तकलीफ नहीं हो. फिर थोड़े 1-2 घंटे के बाद थोड़ा फिर और ले सकते हो, फिर 1-2 घंटे के बाद तो तकलीफ कम होगी. ओके ओके सर. बिकॉज जो बाइल डायरेक्टली लिवर से आ रहा है दैट इज वेरी डाइल्यूट, वो इतनी जल्दी से हाँ उसको नहीं कर पाता है. Shall we close? And it is unnecessary strain on the liver also. Yes, you are right. Very good. Thank you, Vijay. To quip in. हाँ, लिवर पे भी जोर ज्यादा पड़ेगा. ओके Okay. सर. धन्यवाद सर. नमस्कार. आज की क्लास बंद करते हैं यहाँ पर. थैंक यू सर. और कल मिलेंगे. Yes, sir. और जो लोग हमारे स्टार पार्टिसिपेंट्स हैं, आई हैव पुट स्टार. मम्मी सब्जियां कोई ऑर्डर की है? हाँ जी, कौन है? पता नहीं भाई, म्यूट करके बोलो. अच्छा, तो उनको कल सुबह जाएगी. आज की क्लास 2-3-4 लोगों ने दिया है, पेमेंट किया है. दे विल गेट द रिकॉर्डिंग. ओके, बाय देन, गुड नाइट.